देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। देश वार्ता के खास कार्यक्रम राजनीतिक वार्ता में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो बारीकियां हैं उनको वो बेहद अच्छे से समझते हैं और उनके विश्लेषण को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो सटीक माने जाते हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं देश के लोकप्रिय पत्रकार और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बेहद अच्छे से समझने वाले आस मोहम्मद कैफ सर, आपका देश वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद अजान साहब। और मुझे खुशी है आपसे बातचीत करके। आप यंग एनर्जेटिक जर्नलिस्ट हैं और आप भी काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि आप काफ़ी आगे जाएं। देश वार्ता के जो दर्शक हैं उनका भी धन्यवाद कि आप इस चर्चा के बीच मुझे सुन रहे हैं। जी आस मोहम्मद सर, जिस तरीके से अब चुनाव का माहौल है और आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप रहते हैं, जिस विधानसभा में रहते हैं, वहाँ उपचुनाव अब होने हैं। मीरापुर की हम बात कर रहे हैं सर, मीनापुर से ही है। तो क्या लग रहा है मीरापुर में किस तरीके के राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं? क्या कुछ नया हो सकता है? और एक नई पार्टी आई है आज़ाद समाज पार्टी, वहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद अभी नगीना से जीत कर आए हैं, बम्पर जीत उनकी हुई है। क्या लगता है मीरापुर में उनकी क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, ये अभी चूँकि इट्स टू अर्ली टू से, और इतने समय पहले अभी जैसे संभावना है कि चुनाव जो है वो नवंबर के आसपास होने की संभावना है, तो इतने पहले ये कह देना कि क्या परिणाम रह सकता है, वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि वो जायज़ नहीं है। लेकिन जहाँ तक प्रश्न है तो वो उन चीज़ों की हम बातचीत कर लें जो यूनिक हैं, और मीरापुर विधानसभा में जो नई बातें हैं जो दूसरी जगह हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। वो पहले ये है कि यहाँ पर एक बिल्कुल रेयर स्थिति ऐसी बन गई है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो सब मुसलमान प्रत्याशी के ही पक्ष में दिखाई देती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि बसपा ने यहाँ प्रत्याशी बनाया शाहनज़र को, आज़ाद समाज पार्टी ने यहाँ प्रत्याशी बनाया जाहिद हुसैन को, और आरएलडी ने यहाँ ग्रीन सिग्नल प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन ये बात जो है वो आम हो चुकी है, मूवमेंट भी कर रहे हैं, वो है नवाजिश आलम। और समाजवादी पार्टी ने यहाँ जिनको प्रत्याशी बनाने की बात कर रही है, जो सबसे आगे इस समय हैं, वो हैं कादिर राणा के पुत्र, यानी जो पूर्व सांसद कादिर राणा रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, एमएलसी भी रहे हैं, तो उनके पुत्र को लेकर के यहाँ चर्चा है। तो ऐसी परिस्थिति बनती है तो फिर चारों बड़े राजनीतिक दल जो आपको मीरापुर बाई इलेक्शन में मुख्य मुकाबले में दिखाई देंगे, उन चारों के पास जो है वो एक ही विकल्प है, वो है मुसलमान प्रत्याशी होना। और मुसलमान प्रत्याशी भी इसलिए क्योंकि मीरापुर की जो समीकरण है, जो जाति का समीकरण है, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड, कुछ राज्य हमारे यहाँ ऐसे हैं जहाँ पर राजनीति करते समय जातियों का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चूँकि वो इम्पोर्टेंट होता है तो यहाँ तो जाति का जो कैलकुलेशन है वो ये है कि लगभग 3.25 लाख वोटर हैं, और उन 3.25 लाख वोटर में से 1,40,000 वोटर मुसलमान हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है, अभी एक्सक्लूसिव बात मैं देश वार्ता को बता रहा हूँ कि ये लगभग तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी मीरापुर सीट नहीं लड़ रही है, और एक अंडरस्टूड हो चुका है, अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कि आरएलडी ही सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो जब आरएलडी सीट पे चुनाव लड़ेगी तो आरएलडी जो है वो जिसको चाहेगी उसको चुनाव लड़ाएगी। और कुछ लोग सवाल करते हैं कि साहब, ऐसी स्थिति में अगर मुसलमान प्रत्याशी आता है आरएलडी का, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो उस पर एग्रीकट होंगे? तो उसका एक उदाहरण है, संभल में अनुप्रिया पटेल ने अपना प्रत्याशी लड़ाया था, और अपना प्रत्याशी न केवल लड़ाया था बल्कि वो जीत करके विधायक भी बन गया था बाई इलेक्शन में। तो इसलिए इस बात की संभावना है कि यहाँ मुसलमान प्रत्याशी दे दे आरएलडी। हालांकि ये अलग बात है कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी आने के बाद से और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आने के बाद से समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों पर दबाव है, और वो प्रत्याशी को मुसलमान ना दे, इसको लेकर के वो असमंजस और ऊहापोह की स्थिति में है। तो बहुत अधिक संभावना है कि समाजवादी पार्टी यहाँ हिंदू पिछड़े वर्ग से प्रत्याशी लेकर के आए, और आरएलडी जो है वो भी नवाज आलम को चुनाव लड़ाए। इस तरह की बातचीत भी हो रही है। आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया आज़ाद। आपका सवाल था कि ये चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, उनकी जो पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, उसकी क्या संभावनाएं हैं? तो मुझे लगता है कि अभी तक की स्थिति तो ये है कि फ्रंट सीट पर जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है। इसलिए वो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है क्योंकि एक तो उन्होंने प्रत्याशी समय से घोषित किया है, बहुत टाइम से उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अभी 2.5 महीना बाद चुनाव है, लेकिन उन्होंने अपना प्रत्याशी भेज दिया है। दूसरी बात, जो प्रत्याशी वो लेकर के आए हैं, उस प्रत्याशी के अंदर एक क्वालिटी ये है कि वो प्रत्याशी जो है वो नया चेहरा है, और वो किसी प्रकार के विवाद से दूर है, वो साफ़ सुथरा है। एक्चुअली वो बिजनेसमैन है।
लेकिन उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, शालीन व्यक्ति है वो। तो उसके चुनाव में आने के बाद से वो लोगों में, अभी ये क्या विधानसभा है, इसमें 60,000 मुसलमानों में झोजा बिरादरी है, और प्रत्याशी जो है वो झोजा बिरादरी का है। वो अंग्रेज़ी बोल लेता है, हिंदी बढ़िया बोल लेता है, उर्दू अच्छी बोल लेता है, पैंट शर्ट पहनता है, सलीके से बात करता है, तो लोगों को लगता है कि ये ठीक आदमी है, तो वो इम्प्रेस कर रहा है। और जिस प्रत्याशी को इससे पहले लाने की चर्चा थी कि आज़ाद समाज पार्टी ला सकती है शाहनवाज राणा, तो शाहनवाज राणा को लेकर बहुत सारी विवादित चीज़ें थी। तो एक तो वो उनका अपना एक इमेज बहुत 15-20 साल की राजनीति में उन्होंने बना ली है दबंग की, फिर नेगेटिव इमेज क्रिएट हो गई, मीडिया उनको नेगेटिव इमेज बनाता है। तो उनके चुनाव में ना आने की वजह से, प्रत्याशी साफ सुथरा लाने की वजह से भी आज़ाद समाज पार्टी को एज है अभी तक की स्थिति में। जब तक समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं देती है और जब तक जो है वो आरएलडी अपना प्रत्याशी नहीं देती है, तो एट प्रेजेंट मैं समझता हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी गेम में बहुत मजबूत है। अगर हम मीरापुर की राजनीति को समझे तो किस तरीके की राजनीति यहाँ पर होती है? हमने देखा आरएलडी से चंदन चौहान थे, वो बिजनौर से सांसद बन गए। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर विधायक थे। तो किस तरीके की राजनीति हावी रहती है मीरापुर पे? ये बहुत अच्छा सवाल है अजान, और थैंक्स टू यू। बतौर एक जर्नलिस्ट भी मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा, और एक मीरापुर विधानसभा का वोटर होने के नाते तो मेरी ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहनी भी। देखिए, अनफॉर्चुनेट मीरापुर विधानसभा जो है वो 2012 में पहली बार विधानसभा बनी थी। पहले मीरापुर जो था वो जानसठ विधानसभा का हिस्सा था, और जानसठ विधानसभा जो थी वो सुरक्षित विधानसभा थी। 2012 में पहली बार ये बनी, और उसके बाद जो है यहाँ पर 2012, 2017 और 2022 और आप ये जो चुनाव हुए हैं, अनफॉर्चुनेट यहाँ जो विधायक बनकर आए हैं, एक बार मौलाना जमील बने थे विधायक। तो जब मौलाना जमील 2012 में विधायक बने तो बसपा के टिकट पे तो वो चुनाव जीते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट उस समय सरकार बन गई उनके विरोधी पार्टी की, मतलब समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं हुआ, विधायक हुआ बसपा का हुआ। और मौलाना जमील जो थे बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल आदमी थे, आदमी अच्छे थे, शरीफ थे, मस्जिद और मदरसे तक उनका था, और बात अच्छी करते थे, दीन दुनिया की समझ भी थी, लेकिन पॉलिटिकल समझ नहीं थी। पॉलिटिकल उनको समझ नहीं थी। वो जो पॉलिटिकली एक आदमी को एक्टिव होना चाहिए तो वो नहीं हो पाए। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और बसपा के विधायक थे, तो जितना काम उनको कराना चाहिए था वो नहीं करा पाए। तो आप ये समझिए कि वो विधायक थे भी और विधायक नहीं भी थे, यानी रिकॉर्ड के अनुसार हम देखें तो वोट लेकर के जीत गए थे चुनाव, विधायक बन गए थे, लेकिन एक्ट विधायक नहीं थे। वो एक्टिंग उनकी नहीं थी, कार्यकारी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं था। तो मुझे समझता हूँ कि मैं वो थोड़ा सा जो है नेगेटिव फेस रहा। उसके बाद 2017 में यहाँ विधायक बन गए अवतार सिंह बढ़ाना। अवतार सिंह बढ़ाना जो है वो कब हेलीकॉप्टर से आए और कब यहाँ विधायक बन गए और कब यहाँ से चले गए, पता ही नहीं चला। भारतीय जनता पार्टी से विधायक बन गए थे अवतार सिंह बढ़ाना। तो वो काफ़ी इस बारे को लेकर के काफ़ी मशहूर हैं कि वो तो चुनाव से पहले 15 दिन पहले टिकट लेके आते हैं। कांग्रेस से भी वो सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी से भी वो विधायक बन गए, और वो लोकदल से भी उनको टिकट मिल गया था। जेवर विधानसभा एक बार लड़ने चले गए थे वो। तो वो जिसको 15 दिन पहले आते हैं पार्टी से टिकट लेते हैं, बनते हैं, फिर 5 साल दिखाई नहीं देते। तो अवतार सिंह बढ़ाना 5 साल दिखाई नहीं दिए। तो 5 साल पहले तो हम 12 से 17 तक झेल रहे थे एक ऐसे व्यक्ति को जो योग्य नहीं थे, राजनीतिक तौर पे योग्य नहीं थे, मौलाना जमील को, जिनका कोई काम क्षेत्र में दिखाई नहीं दिया। और दूसरे व्यक्ति हम देख रहे हैं 2017 से 2022 तक अवतार सिंह बढ़ाना को, जो क्षेत्र में कब आते थे बिल्कुल आपको पता ही भी नहीं चलता था। तो उनका तो कोई काम हुआ ही नहीं, उनके प्रतिनिधि कौन थे वो मिलते नहीं थे। फिर अवतार सिंह बढ़ाना इतना कठिन था उनसे मिलना, और कहते भी थे साहब देखिए हमने तो लोगों में समाज में काम करके तो टिकट उनको मिला नहीं था, टिकट उनको नेता ने दिया था, तो उनका बहुत नेगेटिविटी थी। और 2022 में यहाँ विधायक बन गए समाजवादी पार्टी के सहयोग से आरएलडी के चंदन चौहान। अब चंदन चौहान जब यहाँ विधायक बने तो समाजवादी पार्टी जो है वो कुछ समय तक उनका साथ रहा। उसके बाद वो लोकदल का उनका गठजोड़ टूट गया और लोकसभा चुनाव उन्होंने अलग लड़ा, और वो पहले ही उसकी घोषणा हो गई थी 6-7 महीना पहले। तो पहले ही उनसे छिटकने लगे थे, वो लोकसभा चुनाव लड़ने के पहले ही इच्छुक थे। तो चंदन चौहान पे एक प्रकार का कन्फ्यूज़न आ गया। कन्फ्यूज़न ये आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में आ गए तो अब मैं काम कराऊँ, विकास कराऊँ तो किस वोटर का कराऊँ। समाजवादी पार्टी के वोटर ने उनको वोट दिया था, लगभग 70-80 हज़ार वोट उनको समाजवादी पार्टी का वोटर पड़ा था। उनका काम कराएं तो बीजेपी के लोग डिस्टर्ब हो, और बीजेपी का कराएं तो नैतिकता क्या कहे। हाँ, लिखा अब वो फिर से सांसद बन गए तो अभी सीट फिर वैकेंट हो गई, इसलिए बाई इलेक्शन हो रहा है। और काम सुन लीजिए,
मीरापुर की विधानसभा के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अभी तो खैर थैंक्स टू सीएम, सीएम यहाँ आए थे लगभग, अभी मीरापुर में बाई इलेक्शन है। मैं तो कहता हूँ कि अभी 6 महीने बाद फिर यहाँ बाई इलेक्शन हो जाए। जिस क्षेत्र की जनता को, अजान साहब, जिस क्षेत्र की जनता को, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जिस क्षेत्र की जनता को ऐसा लगता है कि उनके यहाँ विकास नहीं हो रहा है और वो दुर्भाग्यशाली हो गए हैं, उनको ये दुआ करनी चाहिए ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से, कि उनके यहाँ बार बार बाई इलेक्शन हो। बाई इलेक्शन हो कम से कम, चूँकि कम जगह पर चुनाव होता है और फोकस ज़्यादा रहता है, मुख्यमंत्री आ सकते हैं और वो घोषणा कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री आए थे, तो मुख्यमंत्री एक गांव है यहाँ कासमपुर खोला, तो वहाँ मिनी स्टेडियम की घोषणा कर गए और मुख्यमंत्री जो है बहुत सारी सड़कें भी दे गए। तो इसलिए गुड टू कम। मगर दूसरी समस्याओं को हम देखें, जैसे मीरापुर है तो पानी की समस्या यहाँ कभी दूर नहीं हो रही है। सड़कों पर पानी भर जाता है, निकासी कुछ नहीं है। देखिए यहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, कोई स्टेडियम नहीं है, खेल का कोई व्यवस्था नहीं है, बेरोजगारी आप देख रहे हैं किस कदर आलम है। बहुत यहाँ से सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, रोज़गार नहीं है। दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्री नहीं है तो रोज़गार नहीं है, और दूसरी बात यह है कि पानी की निकासी का बहुत वो है यहाँ। तीसरी बात यह है कि देखिए जिन क्षेत्रों में, जैसे मुजफ्फरनगर की एक विधानसभा है बुढ़ाना, तो मैं प्रशंसा करना चाहूँगा वहाँ पूर्व सांसद संजीव बालियान की, जिनका क्षेत्र भी पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, लेकिन उन्होंने वहाँ इतना काम कराया कि उस विधानसभा में, खासकर हालांकि कुटुबा कुटुबी उनका गाँव भी है, लेकिन वहाँ उन्होंने इतना काम कराया कि वहाँ रोज़गार जो है वो खिलाड़ी डेवलप हो गए। तो खिलाड़ी जब डेवलप होता है तो सबसे पहले वो उदासीनता से बचता है, तो यहाँ ये खिलाड़ी डेवलप नहीं कर पाए। स्किल के मिनिस्टर जरूर है जयंत चौधरी, और उन्हीं का प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ेगा, तो संभवतः उम्मीद तो रहेंगी कुछ करें, लेकिन नौजवानों पे फोकस इनको रखना पड़ेगा। नौजवान यहाँ का पथ भ्रष्ट हो गया है, एक बात। दूसरी बात, एक यहाँ समस्या ये हम लोग बहुत समय से देख रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री आ गए, उन्होंने भी इस बात के, मोरना शुगर मिल एक यहाँ है, उसके विस्तारीकरण का इशू था, तो अभी आश्वासन देके गए हैं मुख्यमंत्री कि हम उसका भी विस्तारीकरण कर देंगे। यानी इतनी सारी समस्याएं जिनको हम महीनों से उठा रहे थे, सालों से उठा रहे थे यहाँ के लोग, मुख्यमंत्री आए तो पहले ही घोषणा कर गए। तो सवाल यह है अजान साहब कि वो करें, वो कह तो गए, हाँ कह तो गए, घोषणा तो हो गई है, घोषणा तो हो गई, जमीनी स्तर पर कब उस पर बदलाव आएगा, करे तो वो तो इश्यूज तो हैं, इस क्षेत्र के लोगों के इश्यूज तो हैं यहाँ। फिर यहाँ प्रोफेशनल कॉलेजेस नहीं है, फिर यहाँ जो प्रोफेशनल कॉलेज हैं उनमें फ़ीस जो है वो बहुत महंगी है। अब जिस कॉलेज में मुख्यमंत्री आए थे वहाँ, वो देखिए ये पॉइंट है, मुख्यमंत्री ने वहाँ रोज़गार की बात की, रोज़गार मेला लगाया, उन्होंने बताया कि हमारे बच्चों का जो है प्लेसमेंट हुआ बीआईटी के लोगों ने, तो वे फ़ोटोज़ लगे थे जिनका प्लेसमेंट हुआ, तो प्लेसमेंट बता रहे थे 1,60,000 रुपये साल की इनको तनख्वाह मिल रही है। फ़ोटो लगा था 1,60,000 रुपये साल की, 15,000 रुपये महीना से भी कम होता है, तो क्या प्लेसमेंट दे रहे हैं आप? भाई सवाल है, आप क्या प्लेसमेंट दे रहे हैं? आपके यहाँ बीटेक कर रहा है, बीई कर रहा है व्यक्ति, बीटी आपके यहाँ बीबीए कर रहा है या एमबीए कर रहा है या एमटेक कर रहा है, प्लेसमेंट दे रहे हैं आप 2 लाख रुपए सालाना। तो हमारे यहाँ 600 रुपये जो है वो एक मज़दूर जो है उसकी मजदूरी होती है 500 रुपया, 600 रुपया, तो वो एक महीने में कमाता है 15,000 रुपया अजान साहब, और 16,000 रुपया, 17,000 रुपया, और आप बीटेक को, एमटेक को, बीबीए को, एमबीए को प्लेसमेंट दे रहे हैं 15,000 रुपये महीना। तो जो मजदूर है उसको पढ़ने की आवश्यकता क्या थी भाई? आवश्यकता क्या है? तो इतना पैसा इन्वेस्ट क्यों किया उसने? शिक्षा को लेकर एक नेगेटिविटी भी देखी जा रही है। उनके परिवारों में जो परिवार पैसा लगा करके, जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो जब देखेंगे कि बीटेक करने वालों को एक मजदूर से भी कम सैलरी मिल रही है, तो क्यों पढ़ेगा? और उसको हम स्किल इंडिया और एजुकेशन की बात करते हैं। अजान साहब सिर्फ इतना नहीं है, आप ही यंग हैं, सिर्फ इतना नहीं है कि आप देखिए इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है सीएम जो है वो आए, वो प्रमोट कर रहे हैं कि रोजगार मेला, यानी इतने लोगों को हमने रोजगार दिया प्राइवेट सेक्टर में। भाई प्राइवेट सेक्टर में आपने रोजगार दिया, लेकिन सैलरी कितनी दी? 15,000 सैलरी। हाँ, सैलरी कितनी थी आपने? सैलरी कितनी दी आपने? आप जितनी मजदूर को सैलरी मिलती है उतनी दी आपने, फिर तो आप पकौड़े तलने वाला वास्तव में ज़्यादा कमा लेगा। सही बात। तो ये इशूज़ है, मैं समझता हूँ इस विधानसभा का सबसे बड़ा इशू जो है वो रोजगार है। अच्छा, जो यहाँ पर आपने बताया जो जातिगत के 1 लाख से ज़्यादा मुस्लिम समाज है, तो जाहिर सी बात है निर्णायक भूमिका में मुस्लिम समाज यहाँ पर है, तो यहाँ के क्या जातिगत समीकरण है? मुस्लिम 1 लाख आपने बताया, और जाट भी यहाँ पर अच्छे खासी तादाद में है, तो क्या मिला जुला यहाँ का समीकरण है? वो थोड़ा सा डेटा मुझे बता दीजिए आप। देखिए ये मैं आपको बता दूं कि 3.25 लाख वोटरों की विधानसभा है आज़ान साहब, और 3.25 लाख वोटरों की विधानसभा में 1,40,000 मुसलमान हैं और 28,000 वोट जो है जाटों की है, और उसमें 22,000 वोट गुजरों की है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन आज मैं इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताऊँगा। हमारे यहाँ क्या है कि इसमें शेष 50,000 के आसपास, थोड़ा कम हो सकता है लेकिन हम फिगर मानते हैं, दलित है, पाल समाज है लगभग 18,000,
और कश्यप है, ठाकुर है 2000, 1000 वोट यादवों की हैं, 5000 वोट सिखों की है, जो बहुत महत्वपूर्ण वोट है इस समय। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लगभग 7-8 हज़ार ब्राह्मण हैं और लगभग 5000 के आसपास जो अमूमन विधानसभा में होता है वैश्य समुदाय की वोट है। तो अगर हम देखें तो सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, दूसरे नंबर पर जो है वो दलित वोट है, और तीसरे स्थान पर अगर हम देखें तो जाट वोट है, चौथा स्थान गुर्जरों का आता है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, यह तमाम हिंदू जातियों में, पाल में, कश्यप में, सैनी में, पिछड़ी हिंदू जातियों में, पाल में, कश्यप में, सैनी में, और एक विशेष प्रकार का जो है वो गुस्सा है। आप उसको अंदर से बात करोगे तो गुस्सा है वो सभी, मैं एक्सक्लूसिव बातचीत या एक्सक्लूसिव बात मैं बता रहा हूँ कि सभी राजनीतिक पार्टियों के पास में जो नेता जा रहे हैं वो गुर्जर को टिकट नहीं चाहते हैं। अच्छा। हाँ, उसका कारण ये है कि ये आम बातचीत में चला गया है कि मीरापुर विधानसभा जो है वो गुर्जर सीट हो गई है। तो जयंत चौधरी जी के पास अधिकतर लोग जो जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब गुर्जर मत लड़ाना, किसी को भी लड़ा देना। अखिलेश यादव के पास लोग जा रहे हैं वो कह रहे हैं साहब गुर्जर मत लड़ाना, किसी को भी लड़ा देना। और चंद्रशेखर के पास भी ऐसे लोग गए थे जिन्होंने कहा साहब गुर्जर मत लड़ा देना, किसी को भी लड़ा देना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और गुर्जर समाज को ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, यहाँ जो बनिया कम्युनिटी है, जो ब्राह्मण कम्युनिटी है, जो पाल कम्युनिटी है, जो कश्यप कम्युनिटी है, जो सैनी कम्युनिटी है, उन्होंने ये मान लिया है कि गुर्जर जो है वो इस सीट पर एक प्रकार से अपना कब्जा जमा के बैठ गए हैं। भाई प्रशांत चौधरी भाजपा से आते हैं, अवतार सिंह भड़ाना भाजपा से आते हैं, और चंदन सिंह चौहान आरएलडी से आते हैं, और समाजवादी पार्टी से अब मुखिया गुर्जर हैं, समाजवादी पार्टी से अब इलम सिंह गुर्जर हैं, समाजवादी पार्टी से अब आदर्श कुमार हैं। तो जो दूसरी जातियाँ हैं, हिंदू जातियाँ हैं, उनके अंदर एक प्रकार से जो है वो आक्रोश है, और उन्हें लगता है कि भाई अगर ये इस बार फिर गुर्जर यहाँ टिकट दे देंगी, समाजवादी पार्टी जैसे मान लीजिए दे दे, या आरएलडी अगर दे दे टिकट और फिर से गुर्जर विधायक बन जाए तो आगे की संभावना समाप्त हो जाएगी। अच्छा, एक नाम चंदन सिंह चौहान की पत्नी यासिका चौहान का भी है। वो बहुत काबिल हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, LLM हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, काफ़ी शिष्ट हैं, व्यवहारिक हैं। हालांकि चंदन सिंह चौहान इस बार कह रहे हैं कि भाई उनकी संभावना इस बार चुनाव लड़ने की नहीं है। तो इस चूँकि वो भी गुर्जर हैं, तो इसलिए यहाँ भारतीय एक ये भी चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट ले ले। तो ज़्यादातर लोगों का यही इसमें है व्यूज़ तमाम नेताओं के प्रति कि गुर्जर प्रत्याशी जो है वो ना दें, और रालोद भी अगर यहाँ प्रत्याशी दे तो जाट दे दे, 28,000 जाट है। और रालोद चूँकि जाटों की पार्टी कही जाती है, हालांकि किसानों का उनका फोकस है, लेकिन तो फिर वो जाट ना दे तो फिर वो पाल दे दे। जैसे पाल को लेकर भी समाजवादी पार्टी में काफ़ी आवाज़ है। एक प्रत्याशी हैं विनय पाल, एक प्रत्याशी हैं संदीप पाल, तो सबका डिमांड है कि वो, ये कुल मिला के परिस्थिति ये है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों पर दबाव है कि वो गुर्जर प्रत्याशी ना दें। और अब चूँकि बसपा और आज़ाद समाज पार्टी ने मुसलमान प्रत्याशी दे दिया, तो अब शायद वो भी पिछड़े समुदाय से प्रत्याशी दें। तो ऐसी स्थिति में उनकी कुछ संभावना बनेगी, नहीं तो फिर कोई संभावना। चलिए, ये तो बात उपचुनाव की हो गई है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजनीति की 2027 को लेकर, जिस तरीके से हमने देखा लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर होती दिखाई दी, और बात की गई 80 में से 80 हम लाएंगे, लेकिन उल्टा उसका हुआ। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी, उनके इतने ज़्यादा सांसद आए। तो क्या लगता है 27 की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है, और ये जो उपचुनाव हैं क्या ये सेमीफाइनल की नज़रिए से देखे जा रहे हैं, क्या होगा इन 10 सीटों पर? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन अजहान, और मैं डिटेल्स में बताना चाहूँगा। एक्चुअली देखिए, 2024 का जो चुनाव था तो उस समय मैं 38 लोकसभा क्षेत्रों में मैंने विजिट की थी, और हैप्पी टू शेयर इट कि मैं वो जर्नलिस्ट था जिसने ये बताया था कि 40+ इंडिया गठबंधन जो है वो जीतने जा रहा है, और मैं कारण के साथ बताता था, लॉजिक देता था कि क्यों, कि भाई ये स्थिति है, और इसलिए जो है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है उनको डेंट लगेगा, इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा डेंट लगेगा। यूपी में लोग मेरी खिल्ली भी उड़ाते थे, मजाक भी उड़ाते थे, ट्रोल भी करते थे, लेकिन बड़ा ईश्वर का करम रहा, अल्लाह की बड़ी इनायत रही कि मेरे जो एनालिसिस थे, मेरे जो आंकड़े थे वो बिल्कुल ठीक रहे। देखिए, ये समझने की आवश्यकता है कि 2027 में किस प्रकार का रिजल्ट आएगा। फॉर्चुनेटली अभी जो दिखाई दे रहा है वो लग रहा है कि देखिए, विपक्ष का एक वोट बैंक था, विपक्ष का एक वोट बैंक है, और विपक्ष के उस वोट बैंक को एक नेता चुनना होता है, और वो अब इधर उधर भागता नहीं है, उस नेता के पीछे लग जाता है। 2024 के चुनाव में उसने नेता मान लिया था राहुल गांधी को, इंडिया गठबंधन को। तो विपक्ष का जितना वोट बैंक था उसने फोकस करके ना बढ़ते हुए, वो जिसमें नौजवान था, खासकर युवा सबसे पहले नाराज़ हुआ था। युवा इसलिए नाराज़ हुआ था, एक्चुअली ये आज मैं बता रहा हूँ कि 2027 में भी काम करेगा। युवा इसलिए नाराज़ हुआ था कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तो इतना बड़ा आभा मंडल
व्हाट्सअप का उस समय उरूज था, व्हाट्सअप से, फेसबुक से इतना बड़ा आभा मंडल बना था, बहुत बड़ा ओरा बना था कि नरेंद्र मोदी आएंगे और 60 साल में कांग्रेस ने देश को बहुत पीछे पहुंचा दिया है, नरेंद्र मोदी आएंगे और अब तक जितनी गलतियां हुई हैं उन सब गलतियों को नरेंद्र मोदी खत्म कर देंगे। हमको वास्तव में हम धरातल में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा देश हमारा पीछे हो गया। अमेरिका जो है वो हम अमेरिका से भी आगे हो सकते थे और नेतृत्व तो कांग्रेस पे था। तो इतना मीडिया ने और लोगों ने, सोशल मीडिया ने इतना भौकाल, इतना हवा बना दी थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो लोगों को लगा उम्मीद है, खासकर नौजवानों को लगा, जो पहली बार वोट करने आया था उस नौजवान को लगा कि नरेंद्र मोदी उम्मीद है, चेंज करके देखते हैं। फिर 15 लाख की थ्योरी थी, करीब चेंज करके देखते हैं। तो नौजवान 2014 में जो फर्स्ट टाइम वोटर था, एक तरफा वोट नरेंद्र मोदी जी को दिया, एक तरफा वोट महिलाओं ने नरेंद्र मोदी जी को दिया, इनको प्रधानमंत्री बन गए। 2019 में जब ये फिर से प्रधानमंत्री बने तो उस समय जो है नौजवानों को पता चल गया था, वो नौजवान जो 18 साल का था 2014 में, 2019 में वो हो गया था 23 का, और नौकरी उसे मिली नहीं थी। तो वो नौकरी तो मिली नहीं थी, लेकिन पुलवामा कांड हो गया 2019 में, और उनको लगा कि एक ऐसा व्यक्ति है, ये एक ऐसा प्रधानमंत्री हमने चुन लिया है जो पाकिस्तान को घर में घुस के मारता है। और राष्ट्रवाद पर देश एकजुट एकदम हो गया पाकिस्तान वाली बात पर, और देश ने एक बार फिर उन्होंने कि चलो नौकरी तो यार आज नहीं तो कल लग जाएगी, काम बढ़िया कर रहा है प्रधानमंत्री, देश नहीं बचेगा तो नौकरी का क्या करेंगे, तो इनको दे दो वोट। एक बार फिर इनको वोट दे दिया, पहले से भी ज़्यादा वोट दिया। 2024 में वो नौजवान जो 2014 में 18 का था वो 28 का हो गया। अब नौकरी उसकी लग नहीं सकती, नौकरी उसकी लग नहीं सकती। अब वो बेइंतहा निराशा में आ गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। कह रहे साहब 14 में हमको उम्मीद में आए थे तो वो नहीं दिया इन्होंने, अब 19 में हमने जो है हमने देशभक्ति में जाकर इनको वोट कर दिया, अब वो नहीं हमको लग रही, अब वो 2024 में इनके खिलाफ पड़ गया मोर्चा। क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, 2 करोड़ नौकरियां रोज देने की बात थी सालाना, मिली नहीं तो वो इनके खिलाफ पड़ गया। अब ये स्थिति अब 2027 में है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विपक्ष का जो वोटर है बड़ा माइंड सेट है। 2027 में उसको चुनना है अखिलेश यादव, 2024 में उसको चुनना था राहुल गांधी। तो विपक्ष का जो